हाय स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम अम्लों के गुणों के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको अम्ल और क्षार की अवधारणा के बारे में बताया गया था। जैसा कि उसमें आपको अम्ल एवं क्षार की 3 अवधारणाएं बताई गई। पहली थी आर्हेनियस की अवधारणा, जिसमें आपको बताया गया कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। और क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयनों में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। इसके बाद ब्रांस्टेड और लौरी की अवधारणा बताई गई, जो कि प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत मतलब प्रोटॉनों पर आधारित थी। उसमें आपको बताया गया कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वह क्षार कहलाते हैं। फिर जो है एक और आपको अवधारणा बताएगी जो कि लुईस की अवधारणा थी, जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों पर आधारित थी। उसमें आपको बताया गया कि ऐसे पदार्थ जो लोन पेयर अर्थात एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं क्षार कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की अर्थात देने की क्षमता रखते हैं वह क्षार कहलाते हैं। अब अम्लों के गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। सामान्यतः अम्लों के गुण क्या होते हैं। पहला विषय है भौतिक गुणधर्मों की वजह से सामान्यतः हम बात करें जो अम्ल होते हैं, अम्ल सामान्यतः वो द्रव अवस्था में ही रहते हैं, ये हम जानते हैं। और अम्ल जो होते हैं ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। विभिन्न प्रकार के जो अम्ल होते हैं वह संक्षारक प्रकृति के होते हैं। इसके बाद अम्ल जो होते हैं, अम्ल का यदि हम वर्गीकरण, संक्षारक का मतलब ये है अम्ल के संपर्क में जैसे लकड़ी, कागज, कपड़े या ये सब पदार्थ यदि आ जाता है तो ये उसको नष्ट कर देते हैं, उनका जो है संक्षारण कर देते हैं। और अम्ल का जैसे मान लीजिए वर्गीकरण करें तो जो अम्ल होता है, अम्ल सामान्यतः ये उसके आधार पर करें तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अकार्बनिक अम्ल और एक होते हैं कार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्लों को सामान्यतः खनिज अम्ल भी कहा जाता है। अकार्बनिक अम्लों में मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये विभिन्न प्रकार के एसिड आते हैं। इसके बाद है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का मतलब जिसमें कि कार्बन के विभिन्न कंपाउंड्स उसमें उपस्थित हों, कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्लों में जैसे आपको बताया गया एस्टिक अम्ल है, CH3COOH, एस्टिक अम्ल हो गया। और उसके बाद है टार्टेरिक अम्ल है, फिर जो है फार्मिक अम्ल है। तो ये विभिन्न प्रकार के लैक्टिक अम्ल हैं। सामान्यतः जो कार्बनिक अम्ल होते हैं ये फलों या विभिन्न प्रकार के पदार्थों में जो होता है, खाद्य पदार्थों में ये कुछ न कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल है, दूध में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल जिसको सामान्यतः सिरके में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है सामान्यतः ये जो होता है वो चना, हरा चना होता है उसमें पाया जाता है। तो ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं ये जो होते हैं ये खाद्य पदार्थों में या खाने पीने वाली वस्तुओं में ये उपस्थित होते हैं। इसके बाद जैसे अम्ल और है, जैसे एक होते हैं प्रबल अम्ल और एक होते हैं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो शीघ्रता से हाइड्रोजन आयन देते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उसको प्रबल अम्ल कहा जाता है। स्ट्रांग अम्ल उनको कहा जाता है। जो एसिड पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है उसको प्रबल अम्ल कहा जाता है। प्रबल अम्लों में जितने भी विभिन्न प्रकार के जो खनिज अम्ल हैं ये जो होते हैं प्रबल एसिड हैं। जैसे HCl है, H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, इसका जो होता है पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है। या सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका भी पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? आयनन हो जाता है। तो ये जो हैं ये प्रबल अम्ल हैं। और प्रबल एसिड जो होते हैं ये पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, या बहुत ही शीघ्रता से आयनित हो करके कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। और वीक एसिड क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जो ये जो होते हैं पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित
नहीं होते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे अम्ल जो शीघ्रता से हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करते हैं वही दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्लों में विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक अम्ल होते हैं ये सभी दुर्बल अम्ल होते हैं। एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या कुछ इसमें भी जैसे है कार्बोनिक अम्ल है, H2CO3 है। तो ये विभिन्न प्रकार के एसिड हैं, एस्टिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, फिर जो है लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ये विभिन्न प्रकार के जो एसिड हैं ये सभी वीक एसिड हैं, अर्थात जो है ये सब दुर्बल अम्ल हैं। और इसके बाद अब अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में हम पढ़ें, अध्ययन करें। तो अम्ल जो होते हैं तो इसमें 2-3 पॉइंट इसमें पढ़ना है, अम्लों के रासायनिक गुण। तो अम्लों की इसमें धातुओं से अभिक्रिया, अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया, अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया, अर्थात अम्ल जो है धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं। तो जो भी एसिड है, विभिन्न प्रकार के एसिड जो हैं अम्ल, ये धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो अम्ल होते हैं, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक है Zn, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर ले तो ये मुक्त करता है, ये बना लेता है ZnCl2 प्लस, यहाँ कौन सी गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। मतलब इसको सामान्यतः यदि हम लिखें तो हो जाएगा मेटल, मतलब एसिड, और प्लस जो है क्या हो जाएगा, ये धातु प्लस अम्ल, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, धातु क्लोराइड बनाएंगे। मेटल क्लोराइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, और कौन सी गैस मुक्त करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। ठीक, कौन सी गैस मुक्त करेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो धातु प्लस अम्ल, धातु क्लोराइड या धातु, ये लवण बनाएंगे, कुल मिलाकर के साल्ट बनेगा, यहाँ पर मेटल साल्ट, या लिख सकते हैं साल्ट बन जाएगा। और कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जिसलिए जिंक है, ये HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो जिंक क्लोराइड का निर्माण किया, और कौन सी गैस यहाँ पर मुक्त हुई, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। ऐसे ही मान लेते हैं आपका दूसरा है, जिसे जिंक के बजाय आयरन है, Fe है, प्लस मान लेते हैं H2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो हो जाएगा FeSO4 प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। पर यहाँ जो होता है, ऐसे भी मान लीजिए लिख दिया जाए Cu प्लस H2SO4 एरो CuSO4 प्लस H2, तो ये जो रिएक्शन है ये संभव नहीं है। जबकि कापर भी क्या है, वो धातु ही है, कापर भी क्या है, धातु है, और ये एसिड है। कापर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, बट यहाँ पर एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है जो कि आपको 11th में पढ़ाई जाएगी। उसमें क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सामान्यतः जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वह अधिक क्रियाशील होती हैं। जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वह अधिक क्रियाशील होती हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं वह कम क्रियाशील होती हैं। अर्थात जो है सक्रिय धातुएं, क्रियाशील धातुएं अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। शॉर्ट में यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, और कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। जैसे देखिए लिथियम,
ये देखिए ये धातुएं हैं। अब देखिए इसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, या यहाँ यही लिख दें, हाइड्रोजन है, इसके बाद है कॉपर, फिर है सिल्वर, और इसके बाद क्या है, गोल्ड। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन। मुख्य रूप से कौन है, हाइड्रोजन। तो जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं वह अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगी। इसको सामान्य रूप से हम याद भी कर सकते हैं, जैसे ले, कर, कार, ना, माग, एरोप्लेन, जंग, फ्री, हाइड्रोजन, जंग, फ्री लेड, जंग, फ्री आयरन, लेड फ्री हाइड्रोजन, कॉपर फ्री, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं ये अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या मुक्त करेंगी, मुक्त करेंगी। कौन कौन, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं। तो ये हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, इसका मतलब ये धातुएं जो हैं क्रियाशील धातुएं हैं, और ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। तो लेकर, ले, कर, कार, ना, माग, एरोप्लेन, जंग फ्री, आयरन, लेड फ्री हाइड्रोजन, कॉपर फ्री, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। तो इसलिए जैसे भी आपको बताया गया ये चीज कि Cu प्लस H2SO4, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है कि लिख दिया जाए CuSO4 प्लस H2। तो कॉपर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से कहाँ स्थित है, नीचे स्थित है। एक चीज और है कि जैसे अभी हमने आपको यहाँ पर बताया, जैसे ये कहा दिया गया कि जिंक है, Zn प्लस मान लीजिए H2SO4 है, तो अभिक्रिया करके ZnSO4 बना लिया, हाइड्रोजन मुक्त कर दिया। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, तो ये अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और प्लस क्या मुक्त कर दिया, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। अब यही कह दिया जाए जिंक प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3 एरो ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2, ये अभिक्रिया हो तो ये भी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो यहाँ पर रीजन क्या है कि ये यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया हुई, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ किससे अभिक्रिया हो रही है, नाइट्रिक अम्ल से। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, बहुत ही ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण से ये धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन को लिखिए, बट धातुओं की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा करके हाइड्रोजन गैस मुक्त आप कभी भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण से ये धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। मात्र ये नाइट्रिक अम्ल केवल अति तनु नाइट्रिक अम्ल जो होता है लगभग 1% नाइट्रिक अम्ल, मतलब 99% जल हो, 1% उसमें क्या हो, नाइट्रिक अम्ल हो। 1% अति तनु नाइट्रिक अम्ल मैग्नीज, Mn या जो है मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। अति तनु नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये मैग्नीज एवं मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। और बाकी किसी से भी नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करके या सांद्र की अवस्था में हो चाहे तन की अवस्था में हो, वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। इसके बाद है अम्लों की धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट,
रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? अम्लों की। मतलब अम्ल जो हैं धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो विभिन्न प्रकार के जो एसिड होते हैं वह धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। कोई भी कार्बोनेट हो, हमेशा इसको याद रखिए कि जब भी कोई कार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करता है तो हमेशा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। या कोई भी कार्बोनेट हो उसको हम गर्म करें, हीट करें उच्च ताप पर, तो भी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपघटित होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ठीक उसी प्रकार से धातु कार्बोनेट जब भी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 प्लस H2SO4 एरो। अब देखिए जैसे यहाँ पर बताया गया ये आयनित हो जाता है, मतलब ये जिंक में कन्वर्ट, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा और निगेटिव मुक्त करेगा। मतलब Zn2 पॉजिटिव, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ मुक्त होगी और ऑक्साइड आयन में क्या होगा? आयनित होगा। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड जो है 2H पॉजिटिव में और SO4 डबल निगेटिव। तो ये हम जानते हैं इसके साथ चला जाता है और ये जो होते हैं इसके साथ आ जाते हैं। तो ये इसके साथ हो गया तो क्या बन गया? ZnSO4। तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस H2 है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनी हुई है, CO2 प्लस, और उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? जल का निर्माण करेंगे। तो ये रिएक्शन हो गई। देखिए धातु कार्बोनेट है तो धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। कहने का मतलब धातु लवण बनता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। ऐसे ही मान लीजिए हो गया CaCO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर इससे चला जाएगा, यहाँ पे से एक ऑक्सीजन रिमूव होगा, मतलब हो जाएगा CaCl2 प्लस CO2 और क्या हो जाएगा? H2O। तो धातु जो है कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेंगे और क्या? जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो अम्ल जो है अम्लों की धातुओं से या धातु कार्बोनेटों से इस प्रकार से क्या होती है? अभिक्रिया होती है। ऐसे ही ये हम लिखा गया है धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों की जो है क्षारों से अभिक्रिया। मतलब अम्ल जो होते हैं वह क्षार से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? तो अम्ल जो होते हैं अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या उदासीनीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण ही क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण क्या है? उदासीनीकरण क्या है कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं, एसिड प्लस बेस, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण कहा जाता है। तो अम्ल मान लेते हैं HCl, क्षार NaOH एरो, इसमें आपको बताया गया है ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में। इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, इसके निगेटिव से NaCl प्लस
OH और H तो हो जाएगा H2O। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और कोई रिएक्शन लिखना चाहे जैसे हो गया, यहाँ हम लिख देते हैं H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस। सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से। तो यहाँ बताया गया है ये आयनित होता है 2H पॉजिटिव में प्लस SO4 2 निगेटिव में। ये जो है Ca2 प्लस 2OH माइनस में, इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक में से, इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक से। तो ये जो है इससे संयोग कर लेगा तो क्या हो जाएगा CaSO4, तो बन जाएगा CaSO4 प्लस और उसके बाद हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, टोटल है 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ से 2 यहाँ 4 और 2 ऑक्सीजन, कितना H2O 2H2O। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अम्ल क्षार अभिक्रिया करते हैं, लवण और क्या बनता है, जल बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद अम्लों के कुछ उपयोग, अम्लों के उपयोग के बारे में लिखना चाहें तो अम्ल जो होते हैं, अम्लों के उपयोग क्या हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो अम्ल होते हैं वो ज़्यादातर कुछ व्यापारिक मात्रा में भी उपयोग किए जाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग होता है वो सीसा संचायक सेल में अर्थात बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के कुछ कार्बनिक अम्ल हैं, जैसे वो कुछ उसमें पाए जाते हैं, जैसे एस्टिक अम्ल है, उसका उपयोग खाने में किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के कुछ कार्बनिक अम्ल ऐसे भी हैं जिनका उपयोग जो है उनसे अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में भी उनका उपयोग किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार से जो है अम्लों के क्या हो गए, उपयोग हुए। धन्यवाद।